स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज शाम 4 बजे बैठक होने वाली है। कोविड टैक्स पर यह बैठक का प्रस्ताव में लाया जा सकता है। शराब और पेट्रोल पर कोविड टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं डीजल उपभोक्ताओं को भी इसमें राहत मिल सकती है। तो काफी अहम माना जा रहा है जो कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे त्रिवेंद्र कैबिनेट की होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इस प्रस्ताव में शराब और पेट्रोल पर कोविड टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं डीजल उपभोक्ताओं को इसमें कुछ राहत मिल सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कैबिनेट की बैठक होने वाली है शाम 4 बजे और जिस तरह से हमने देखा कि कुछ राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब राज्यों में शराब पर टैक्स लगा दिया गया है। कोविड टैक्स नाम दिया गया है इसे। और आज जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी कहा जा रहा है कि शायद उस पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल नीलू, आज की जो कैबिनेट बैठक है उसका जो प्रमुख मुद्दा है वो कोविड टैक्स ही रहने वाला है। जहां तक सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से शराब पर एमआरपी रेट पर 70% टैक्स बढ़ा दिया था, यूपी सरकार ने जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की है, यूपी में पेट्रोल में करीब 2 रुपये की वृद्धि की गई है तो वहीं डीजल में 1 रुपये की वृद्धि है। ठीक इसी नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तराखंड सरकार भी ये चीज़ें फॉलो कर सकती है और जो शराब पर है उस पर कोविड टैक्स लगाया जा सकता है, इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा पेट्रोल पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि डीजल उपभोक्ताओं को सरकार कुछ राहत प्रदान कर सकती है। डीजल पर टैक्स लगाने की संभावनाएं कम है, ऐसा प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य डिसीजन भी होंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अनुमति देने का फैसला लिया है, तो किस तरह से फेज़ 3 में धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकला जाए, किस तरह से आम लोगों को राहत दी जाए, इस पर भी विचार हो सकता है कैबिनेट की बैठक में। प्रदेश में कुछ क्वारंटीन सेंटरों की संख्या बढ़ानी है, उसको भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके अलावा कल आपने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 426 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया था। चूँकि कोरोना काल है, सरकार को मेडिकल स्टाफ की अधिक से अधिक ज़रूरत है, तो ये भी हो सकता है कि इन 426 डॉक्टरों की प्रतिपूर्ति के लिए एक अधियाचन लाया जाए जो लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो इसको भी आज कैबिनेट मंजूरी दे सकती है, ऐसी संभावना है। जी चलिए ठीक है, इस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे। सुनील, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब बात न्यूज 18 के बड़े खुलासे की करते हैं। तो राज्य में शराब पर कोरोना टैक्स अभी नहीं लगाया गया है, लेकिन इससे पहले ही दुकानों में जबरदस्त ओवर रेटिंग हो रही है। देहरादून में न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन में क्या सच निकला, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में शराब पर कोरोना टैक्स अभी लगा भी नहीं है, लेकिन शराब बेचने वालों को पता चल चुका है कि दाम बढ़ने वाले हैं। न्यूज 18 ने जब शराब की दुकानों में इसकी पड़ताल की तो पता चला कि हालात वाकई खराब हैं। आप भी सुनिए सेल्समैन ने हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ कहा। आबकारी विभाग कह रहा है सस्ती हो गई टीवी में। महंगी होगी और सस्ती कहाँ होगी? दिल्ली और महंगी हो गई। दिल्ली में 50% बढ़ गया, 40% यूपी में बढ़ गया। नहीं सर, इनके अधिकारी टीवी पे क्यों बोल रहे हैं कि सस्ती हो गई? सस्ती महंगी आने वाले हैं, एक दो दिन में महंगी आने वाली है। बड़ी महंगी पड़ेगी शराब में, देखना। वहीं जब न्यूज 18 की टीम दूसरी वाइन शॉप पर पहुंची तो वहां के हाल और भी ज्यादा खराब निकले। सरकार ने अभी शराब के दाम बढ़ाने की घोषणा कहीं नहीं की है, लेकिन दुकानदारों ने इसे अभी से ही अमल में लाना शुरू कर दिया है। क्यों बढ़ेगा? कोविड-19 कौन कह रहा है भाई? इसमें 410 लिखा है, देख ले भाई। लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली तो शौकीनों की भी बाँचें खिल गई। इसी शौक के चलते लोग सुबह से ही ठेके के बाहर देखे जा रहे हैं। अब सरकार अभी कोविड टैक्स लगाने की सोच ही रही है कि दुकानदारों ने पहले से ही कोविड टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर न्यूज 18 ने आबकारी आयुक्त सुशील कुमार से बात करने की कोशिश की, लेकिन 2 बार फोन उठाने के बाद भी टाल दिया और छोटे अधिकारियों से बात करने को कहा। वहीं मुख्यालय के अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों की परमिशन के बगैर कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर सबसे कमाई वाले विभाग के आयुक्त का बात न करना कई सवाल खड़े करता है। पिछले 2 दिनों से हर तरफ सिर्फ शराब की चर्चा है। इस शराब में आखिर ओवर रेटिंग हो रही है या नहीं हो रही? न्यूज 18 ने पड़ताल की। न्यूज 18 की पड़ताल में साफ हो गया कि ओवर रेटिंग है।
जो दुकान मालिक है अपने हिसाब से रेट वसूल रहे हैं। आप कैश देंगे तो जो मनमर्जी का सौदा होगा वो लगेगा, अगर आप कार्ड देंगे तो भी आपसे सौदेबाजी होगी, लेकिन आपसे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ज़रूर वसूला जाएगा। हमने एक बोतल शराब की खरीदी, इस शराब की बोतल के 4 रेट मिले। एक रेट जो पुराना रेट 480 रुपये का, चार्ट पर इसका रेट 440 रुपये का। हमने जब बात की तो उन्होंने 500 रुपये मांगे, जब हमने खरीदी तो 420 की मिली और इस पे एक स्टिकर 410 रुपये का अलग से लगा हुआ है, यानी एक बोतल के 4 रेट। अब इस मसले पर जब हमने आबकारी विभाग से बात करने की कोशिश की, 2 बार हमने आयुक्त से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात सरकारी आबकारी मुख्यालय के बाकी अधिकारियों के ऊपर, लेकिन खुद उन्होंने इस बात पर बात करने से इनकार कर दिया। तो सवाल है कि अब जो बात कांग्रेस कह रही है कि क्या कोविड टैक्स की बात कहकर बीजेपी ने पहले ही या फिर सरकार ने पहले ही माफियाओं को कोई मौका दिया। कांग्रेस का आरोप है कि माफियाओं को एक बड़ा मौका दिया गया, जिससे माफियाओं की मौज है, वो मोटा पैसा कमा रहे हैं और शराब खरीदने वालों पर इसकी मार पड़ रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और शराब की ओवर रेटिंग और कोविड टैक्स के लगने की बात पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। वहीं मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों को कोरोना टैक्स की बात को लेकर उन्होंने टैक्स की बात कही। बनता है कि वो शराब बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क होने चाहिए, इसकी व्यवस्था करे और इसमें काला बाजारी नहीं होनी चाहिए। ये सब देखने का काम राज्य सरकार का बनता था, लेकिन सरकार तो सोई हुई है। तरह का नहीं होना चाहिए और ये विचार हर राज्य करता है, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा राज्य के ऊपर डिपेंड है। हमारे राज्य में भी हमने कहा कि विचार करेंगे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कैबिनेट तय करेगी, दुकानदार तय नहीं कर सकते, दुकानदार तय नहीं करेगा। और राज्य में किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है। मई के महीने में चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आसमान से हो रही आफत की बारिश, साथ ही इतनी ओलावृष्टि हुई है कि खेतों में सफेद चादर सी बिछ गई है। बेमौसम हुई इस बारिश में काश्तकारों को मायूस कर दिया है। और बागेश्वर जिले में फिर जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे कपकोट क्षेत्र में फसल और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं, सरकार से मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ओलावृष्टि हुई है। और विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हो रही है। मई के महीने में ये बर्फबारी की दुर्लभ तस्वीरें हैं। जिले में पिछले कई दिनों से शाम को बारिश का होना आम सी बात हो गई है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट हो गई है। गंगोत्री धाम में लॉकडाउन के चलते एक भी यात्री नहीं है, सिर्फ मंदिर में आरती करने के लिए पुजारी ही है। आप देख सकते हैं मई के महीने में हो रही बर्फबारी की ये लाइव तस्वीरें। आप देख रहे हैं, मैं इस समय गंगोत्री धाम में हूं और यहां पर अभी ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। यदि यह बर्फबारी रात भर ऐसे ही चलती रही तो सुबह तक 1-1.5 फीट बर्फ गिर जाएगी। और कोरोना लॉकडाउन के बीच सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने कई बातों को सामने रखा। उत्तराखंड से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे करीब 1,64,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें करीब 7,000 लोग वापस भी लाए जा चुके हैं। उनकी वापसी में अभी 10-15 दिन का वक्त लगेगा। ये बात मुख्य सचिव ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू में लोग फंसे हैं, जहां से बस, ट्रेन से लोगों को लाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक साथ सभी लोगों का लाना संभव नहीं है, इसलिए लोग धैर्य रखें। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में 2 दिन से कोई नया केस नहीं आया है, जबकि राज्य में मरीजों की तादाद 47 दिन में डबल हो रही है। वहीं मुख्य सचिव ने साफ किया कि जो एक मौत स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में दिखाई गई वो कोरोना से मौत नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि जिस मरीज की मौत हुई थी उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन मौत की वजह कोरोना नहीं थी। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 85% कोरोना मरीज पुरुष हैं, जिनमें ज्यादा की उम्र 21 से 30
साल के बीच रही, जिसमें मरीज जल्दी ठीक भी हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को सालों से गायब चल रहे 426 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी। इनमें 385 डॉक्टर साल 2010 से 2015 अपॉइंट किए गए थे। वहीं 41 डॉक्टर ऐसे रहे जिन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड ही पूरा नहीं किया था। उत्तराखंड में इससे पहले भी 100 से ज्यादा गायब डॉक्टरों पर त्रिवेंद्र सरकार ने कार्रवाई की थी। लगभग 1,64,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था और अभी तक की जानकारी के हिसाब से 7,363, जिनमें से चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों से लोग आ चुके हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में 8,146 लोगों को एक जिले से दूसरे जिले भी भेजा। और उत्तरकाशी में आने वाले सभी लोगों को जिले की सीमा पर आते ही क्वारंटीन किया जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। सभी लोगों के लिए साफ निर्देश है कि 14 दिन तक सभी को अपनी पंचायत में क्वारंटीन रहना होगा और यहां लगातार आशा कार्यकर्ता और ब्लॉक के कर्मचारी उनकी निगरानी करेंगे। कोरोना महामारी के चलते तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है और तीसरे लॉकडाउन में सरकार ने कुछ रियायतें दी है और यहाँ पे जो बाहरी जिलों से लोग आ रहे हैं उनके लिए होम क्वारंटीन और पंचायत क्वारंटीन की व्यवस्था की है। हम इस समय पुजार गांव इंटर कॉलेज में हैं और आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे आए हैं बाहरी जिलों से और बाहरी प्रदेशों से, उन लोगों की व्यवस्था यहाँ पे ग्राम पंचायत के स्तर पे की गई है और ग्राम प्रधान और जो और भी जनप्रतिनिधि हैं, आशा कार्यकर्ती हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की है इन लोगों की रहने खाने की और स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी है वो प्रशासन को यहाँ पे वो लगातार दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, किस तरीके से वो व्यवस्था कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे आए हैं और इस महामारी से बचने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं, आप बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। कोविड-19 कोरोना महामारी के तहत जैसी सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में बाहरी प्रांतों और उत्तराखंड के जनपदों से प्रवासी गांव में आने शुरू हुए हैं, उसमें सरकार के नियम के अनुसार हमारे जो होम क्वारंटाइन और पंचायत क्वारंटाइन में जो व्यवस्था है, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं गांव में, अभी तक हमारे पास 5 लोग आए हैं और इनके पास जो इनके घर वाले इनके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था में बिस्तर हमारे यहाँ पे GIC इंटर कॉलेज में व्यवस्था है इनकी और हमारे प्रधान जी के सहयोग से और जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि और गांव के सहयोग से सभी लोगों की सूचना प्राप्त हो रही है और इनके साथ जो भी कोरोना सरकार के नियम हैं उनका पालन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज 18 उत्तरकाशी। और पंजाब से देवप्रयाग पहुंचे 137 लोगों का डिग्री कॉलेज मैदान में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया गया, जिन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। पहुंचे लोगों में 108 देवप्रयाग से तहसील से है, जबकि बाकी लोगों को कीर्तिनगर तहसील स्थित उनके गांव में भेज दिया गया है। इन सभी लोगों की अपने घरों में व्यवस्था नहीं होने पर पंचायत घरों और स्कूलों में रहने की व्यवस्था की गई है। और कोरोना संक्रमण के समय सभी लोग अपने घरों को आना चाहते हैं। अब सरकार की तरफ से आने की कोई व्यवस्था नहीं मिली तो लोग खुद ही अपने संसाधनों से लौटने शुरू हो गए। अल्मोड़ा के 5 लोगों पर दिल्ली से बिना अनुमति के लौटने पर केस दर्ज किया गया और सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। एक गाड़ी में बच्चों सहित 7 लोग दिल्ली से अल्मोड़ा आ रहे थे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक इनोवा गाड़ी को चेक किया गया तो उसके चालक से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हम पटेल नगर दिल्ली से आए हैं। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की सघन तलाशी की गई तो उनका पटेल नगर दिल्ली से आना ही पाया गया और उनके पास कोई वैध परमिशन का होना भी नहीं पाया गया। और हरिद्वार में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को पकड़कर क्वारंटीन कर दिया गया। यूक्रेन का रहने वाला ये युवक 4 दिन पहले दिल्ली से पैदल ही ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ था और आज हरिद्वार के श्यामपुर पुलिस ने चिड़ियाघर चेकपोस्ट पर युवक को पकड़ लिया। उसे पकड़कर क्वारंटीन कर दिया गया है। और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के पास कुंभ से पहले नया वैकल्पिक पुल बनने की कवायद एक बार फिर से फाइलों की भीड़ चढ़ती नजर आ रही है। हालात ये है कि 1.5 साल से ऊपर का समय बीत गया है। पुल की DPR सचिवालय में धक्के खा रही है और जब तक DPR को मंजूरी नहीं मिलेगी पुल पर काम शुरू नहीं हो सकता। पुल समय पर नहीं बना तो 2021 के महाकुंभ के मद्देनजर यहां क्राउड मैनेजमेंट में बड़ी परेशानी बन सकती है।
और लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में केंद्रीय परियोजनाओं समेत कई बड़े निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हो रहा है। इन प्रोजेक्टों का काम अब लंबा खिंच सकता है और तय माना जा रहा है कि इन्हीं में से एक चारधाम रोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। मार्च 2021 में चारधाम सड़क के काम को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने पूरी प्लानिंग पर पलीता लगा दिया है। पहले काम पर लगे मजदूर अपने अपने घरों को लौट गए और अब जबकि काम करने की इजाजत मिल गई है तो कुशल मजदूरों की कमी है और हालत ये हो गई है कि बीआरओ को चमोली और उत्तरकाशी में काम करने के लिए 2300 मजदूरों की डिमांड का विज्ञापन जारी करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के भी यहाँ 10,000 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इन दिनों सिर्फ 2,500 मजदूर ही काम कर रहे हैं। स्पेशली जो ऑपरेटर्स थे मशीनों के, वो अपने घरों को चले गए थे, वो अभी लौट नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको राज्य से बाहर वो रहते हैं। दूसरा, टेम्परेरी जो अनस्किल्ड लेबर होती है कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी चूंकि कामों की प्रगति इस समय काफ़ी अच्छी थी लॉकडाउन से पहले, और उसको उस पेस में नहीं चला पा रहे हैं। न सिर्फ चारधाम प्रोजेक्ट बल्कि कई अन्य योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर व्यासी के पास निर्माणाधीन 540 मीटर लंबे मरीन ड्राइव का काम ठप पड़ा है। टिहरी में डोबर चाठी पुल का काम मार्च में पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे भी रोकना पड़ा। कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऋषिकेश में कैलाश गेट ब्रिज का काम भी बंद है। कुंभ कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। यहाँ मजदूरों के साथ ही मटेरियल की भी कमी आड़े आ रही है। अब ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है, लिहाजा केंद्र को चिट्ठी लिखकर मजदूर और कच्चा माल लाने की इजाजत मांगी गई है। केंद्र सरकार को प्रकरण संदर्भित किया गया है कि इनको आने की इजाज़त दी जाए, और जो राज्य सरकार के योजनाओं से कार्य संचालित हो रहे हैं उनमें पुल चाहे वो किसी स्तर पे हो, उनका कार्य प्रारंभ करने की इजाज़त दी गई है। अब काम ठप होने से सरकार को जीएसटी भी नहीं मिल पा रहा, जिससे टारगेट तो आगे खिसक रहा है, साथ ही राजस्व का भी भारी घाटा हो रहा है, जो लॉकडाउन का डबल अटैक है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और हरिद्वार के शांति कुंज में छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की ने डॉक्टर प्रणव पांड्या पर रेप का आरोप लगाया है। डॉक्टर प्रणव पांड्या हरिद्वार के शांति कुंज के अध्यक्ष हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि साल 2010 में प्रणव पांड्या ने उसका रेप किया। लड़की का आरोप है कि उस दौरान वो सिर्फ 14 साल की थी। इतना ही नहीं, लड़की ने अपने आरोपों में ये भी कहा कि उसे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी मिली है। लड़की ने अब इस मामले में दिल्ली के विवेक विहार थाने में प्रणव पांड्या पर एफआईआर दर्ज करा दी है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लड़की का कहना है कि निर्भया केस में मिले इंसाफ के बाद उसे हिम्मत मिली। और टिहरी के पिपोला गांव में 20 अप्रैल को 22 साल की युवती की संदिग्ध मौत हुई और अब परिजनों ने इस पर हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने इसे लेकर एसएसपी से मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं एसएसपी ने इसकी जांच सीओ को सौंपी है। इस मामले में दहेज का केस दर्ज किया गया और मृतक के पति सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 20 तारीख को जो है उसकी जो है मृत्यु हुई है, उन्होंने मारा है। और वो बार बार जो है मेरे लड़के को ये कहते थे कि जब बार बार लड़की मेरे को मिलती कि क्या दिया तेरे पापा ने, तेरे पापा को तो जो नौकरी वाला जो है दामाद मिला है। पति है और जो सास ससुर हैं मृतका के, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए। और नैनीताल के तल्लीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से नेपाली मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नेपाली शराब के नशे में नेपाली सेल टैक्स कार्यालय की छत पर था, वहां से नीचे गिर गया। घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद नेपाली मजदूर राम बहादुर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एक व्यक्ति की आलू खेत में मौत हुई, जिसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का अब इंतजार किया जा रहा है। और काशीपुर के मल्टीवाल फैक्ट्री लगातार मनमानी कर रही है और अब तो हालत यह है कि 3 महीने से फैक्ट्री प्रबंधन ने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दी है। इससे अब मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारी मजबूर होकर फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई लेकर अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली है।
पहले हम आए थे यहाँ पे 28 तारीख को, तो हमने बोल दिया कि आपको 5 तारीख को पेमेंट दे दी जाएगी। हम 5 तारीख में आए तो बोल रहे हैं अभी अब तो क्या कल दे दी जाएगी। अब हमारे आज हम आए हैं तो यहाँ हमारे पास ना कोई अधिकार आ जा रही है हमसे बात करने के लिए। हम फ़ोन कर रहे हैं तो एक इनिशियल लेवल पे काउंसलिंग श्रम विभाग द्वारा कराई जाएगी। अगर श्रम विभाग इसकी काउंसलिंग कराने में सफल नहीं रहता है या उनकी काउंसलिंग के बाद भी इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर जो भी लीगल कार्रवाई है हम लोग करेंगे। और पिथौरागढ़ की दारमा घाटी के लिए माइग्रेट होने वाले ग्रामीणों को लॉकडाउन में मिली छूट का फायदा नहीं मिल रहा है। घाटी को जाने वाले रास्तों में अभी भी भारी बर्फबारी जमा है और यही नहीं, इन रास्तों में बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर गिरे हैं जो ग्रामीणों की राह में रोड़ा बन गए हैं। दारमा घाटी में इस साल 3 दशकों में सबसे अधिक बर्फबारी हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार गर्मियों में रास्ते नहीं खुल सके हैं। इस घाटी के 14 गांव के हजारों ग्रामीण गर्मियों में ऊपरी इलाकों में जाते हैं। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद ग्रामीणों ने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन रास्ते में गिरे भारी ग्लेशियरों ने इन्हें बीच में ही कैद होने को मजबूर कर दिया। कई जगहों पर ग्लेशियर आया था और प्रशासन को और CPWD विभाग को बार बार कहने के बाद भी उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, जिसके कारण आज हमें ये कम से कम हमारे दारमा घाटी के 14 गांव के माइग्रेशन वाले को कम से कम 20 दिन की देरी हो रही है। मीटिंग हुई थी, उस समय एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि CPWD वाले को मशीन वहाँ से तक रोड खोलना था। अभी मशीन वहीं पर पड़े हुए हैं। अभी हमारे माइग्रेशन वाले, हमारे दारमा वाले जा नहीं पा रहे, बहुत दिक्कत हो रहा है उनको आगे। हालात ये है कि नांगलिंग से आगे दुक्तू तक सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन ये सफर भी ग्रामीणों के लिए खतरों से भरा है। भारी सामान और बकरियों के साथ दुर्गम रास्तों में चलना मौत को दावत देने से कम नहीं है। ऐसे में ना चाहते हुए भी ग्रामीणों को रात जंगलों में गुजारनी पड़ रही है। तो हमने जो है सोचा है कि इनको जो है स्ट्रिक्टली एक बार फिर कहते हैं और इनको हम कारण बताओ नोटिस भी इशू करेंगे और ये कहेंगे कि आप जो है अगले 5 दिनों में पूरा रास्ता खोलें, नहीं तो आपके ऊपर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम मुकदमा दर्ज। ग्रामीणों का रास्ता पहले तो लॉकडाउन की वजह से रुका रहा और अब हालातों ने उनका रास्ता रोक दिया है। लेकिन ग्रामीणों के हौसले मुश्किल हालातों में भी कम नहीं हुए। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और लॉकडाउन के चलते अब होटल कारोबार पर सबसे अधिक संकट गहराने लगा है। होटल बंद है और कर्मचारियों को वेतन देना होटल मालिकों की मजबूरी है। अब राज्य सरकार से होटल स्वामी राहत देने की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते आर्थिक नुकसान में कई संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया है। वहीं अल्मोड़ा के होटल स्वामियों ने 2 माह का कर्मचारियों को वेतन तो दे दिया, लेकिन अब आगे वेतन देने में असमर्थता जता रहे हैं। हालांकि होटल मालिकों को श्रम विभाग का डर भी सता रहा है, जिसके चलते अब वो राज्य सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही है, जो सरकार द्वारा दिया गया हमारे को ऑर्डर है कि वेतन की अनिवार्यता होनी चाहिए कर्मचारियों को देने के लिए, वो बहुत मुश्किल का विषय है। हमारी आमदनी शून्य है, फिर भी हम बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वेतन की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए और जो श्रम विभाग के द्वारा हमको नोटिस भेजे जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाए। पर्यटन स्थल अल्मोड़ा, कसार देवी, जागेश्वर, रानीखेत और मारचूला मुख्य रूप से है, जहां साल भर हजारों पर्यटकों का तांता लगा हुआ रहता था। पर्यटन अधिकारी का भी मानना है कि व्यवसायियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। जो कि जागेश्वर है, कसार देवी है, रानीखेत है, मारचूला है। अब जो कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से पूरा विश्व प्रभावित है, तो उसका प्रभाव अल्मोड़ा पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ा है, जहाँ पर पर्यटक आ भी नहीं रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों को काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। पहले से ही कोरोना संक्रमण से होटल व्यवसाय ठप है और आगे भी कब शुरू होंगे इसका फिलहाल कुछ पता नहीं है। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन तो होटल व्यवसायियों ने दे दिया है, लेकिन अब आगे की चिंता उन्हें जरूर सता रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, लेकिन लॉकडाउन का असर कुछ ऐसा है कि ऋषिकेश के गंगा के तट पर इस बार आस्था की डुबकी नहीं लग रही है। कोरोना महामारी के चलते गंगा सहित सभी धार्मिक स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम बंद हैं, जिसके चलते गंगा घाटों पर आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।